हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ धातु तथा अधातु में रासायनिक अंतर। भौतिक अंतर हमने इससे जो पहले वीडियो था उसमें पढ़े थे। अब है रासायनिक अंतर, यानी कि केमिकल डिफरेंस जो होते हैं धातु और अधातु में, मेटल और नॉन मेटल के अंदर। तो सबसे पहला है कि धातु जो होती हैं वो हमेशा क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। धातुओं के ऑक्साइड हमेशा कैसे होते हैं? क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। जैसे हम मानते हैं आपका कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये धात्विक ऑक्साइड है, तो ये क्या होंगे? हमेशा क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। जबकि जो अधातुएं होती हैं ये अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। मोस्टली जो ऑक्साइड बनते हैं वो अम्लीय बनते हैं। तो धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। जैसे हम ले लेते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे CO है, ये सभी कैसे हैं? अम्लीय ऑक्साइड हैं। इसी तरह से हम इसके दूसरे डिफरेंस को देखते हैं। धातु डाइल्यूट एसिड जो होते हैं, जल मिलाया हुआ जो अम्ल होता है, उसके साथ रिएक्शन जब करते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। डाइल्यूट एसिड के साथ क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर। लेकिन जो अधातु होते हैं ये डाइल्यूट एसिड के साथ अभिक्रिया नहीं करते, यानी कि कंसंट्रेट एसिड के साथ ही रिएक्शन करते हैं, यानी कि सांद्र अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं जिसमें जल नहीं मिलाया गया हो, प्योर। तो इसलिए ये हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न नहीं करते। तो दूसरा डिफरेंस है कि जो धातुएं होती हैं या डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं, जबकि अधातुएं जो होती हैं ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती, ये कंसंट्रेट एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। तीसरा डिफरेंस इसका है धातुएं क्लोरीन से अभिक्रिया, यानी कि Cl जो हैलोजन है और इसको एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के बाद यह जो है अपनी स्थायी अवस्था बना लेता है, क्लोराइड बना लेता है। तो धातुएं जो होती हैं क्लोरीन से आयनिक यौगिक बनाती हैं, यानी कि विद्युत संयोजी यौगिक बनाती हैं। आयनिक यौगिक का दूसरा नाम होता है विद्युत संयोजी यौगिक। और जबकि अधातुएं जो होती हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं, यह सहसंयोजी आबंध बनाते हैं और सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। सहसंयोजी आबंध के साथ यौगिक बनाते हैं। आयनिक यौगिक जो आयनिक आबंध होते हैं, यानी कि जिसको हम विद्युत संयोजी आबंध भी कहते हैं, उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का जो होता है शेयरिंग नहीं होती, बल्कि एक तत्व इलेक्ट्रॉन को दान करता है और एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, यानी कि एक डोनेट करता है और दूसरा उसको ग्रहण करता है। जबकि जो सहसंयोजी आबंध होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। एक इलेक्ट्रॉन एक तत्व दे रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा तत्व देगा, जिससे दोनों अपनी स्थायी अवस्था को प्राप्त करते हैं। मैं आपको इसके एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे NaCl है, जैसे MgCl2 है, ये कैसे हैं? ये धात्विक क्लोराइड है। और अधात्विक क्लोराइड में जैसे हम CCl4 ले लेते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। हम यहाँ पर इसके एग्जाम्पल को आपको बताते हैं। जैसे सबसे पहले हम NaCl लेते हैं। हमने पहले भी बताया है NaCl है। NaCl में क्या होता है? सोडियम के पास एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इसका 2, 8 और 1 होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन होता है। Cl जो होता है 2, 8, 7 होता है। जब ये मिलते हैं तो यानी कि इसके पास 7 होते हैं और इसके पास 1 होता है। इसके पास एक अतिरिक्त है और इसके पास एक शॉर्ट है। तो ये क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देता है, जिसके बाद इसके पास कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। तो 8 होने से ये अपनी स्थायी अवस्था को प्राप्त कर लेता है और NaCl बन जाता है। Na ने डोनेट किया है और Cl ने रिसीव किया है। तो इसी प्रकार MgCl2 का भी बनता है। तो ये इस टाइप के जो आबंध होते हैं इसको हम आयनिक आबंध कहते हैं। ये क्या कहलाते हैं? आयनिक आबंध या विद्युत संयोजी आबंध कहलाते हैं। और ऐसे यौगिक आयनिक यौगिक भी कहलाते हैं। लेकिन अगर सहसंयोजी यौगिक होता है तो कार्बन होता है। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब Cl इनसे मिलता है, Cl, इधर Cl और इधर Cl, तो प्रत्येक Cl को 8 पूरे करने के लिए एक एक इनकी आवश्यकता होती है, क्योंकि ये अपने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता है। 2, 2, 4, 5, 6, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7।
तो यहाँ पर भी 7 हैं, इसके पास 1 2 2 4 2 6 7 हो गए, 2 2 4 2 6 और 1 7 हो गए, एक ये हो गया, 2 2 4 2 6 और 1 7। अब क्या होगा इसमें है 2 4 6 और 1 7। तो ये क्या करते हैं, ये क्लोरीन यहाँ से अपना ये अष्टक पूरा कर लेता है इससे लेकर के, ये क्लोरीन इससे और ये क्लोरीन इससे अष्टक पूरा करता है और ये क्लोरीन इससे अष्टक पूरा करता है। तो प्रत्येक क्लोरीन के पास 8-8 हो गए, उसने अपने अष्टक पूरे कर लिए। अब ये कार्बन को भी चाहिए तो ये इसलिए एक एक इलेक्ट्रॉन इनसे लेकर के आता है। तो ये देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, यानी कि अगर हम इसको दिखाते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये आया, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, तो प्रत्येक जगह से एक एक इलेक्ट्रॉन लिए। तो इसको हम कहते हैं सहसंयोजी आबंध। तो जो अधातुएं होती हैं वो क्लोरीन के साथ सहसंयोजी आबंध बनाती हैं। उसके बाद होता है धातुएं अपचायक होती हैं, ठीक है, और अधातुएं ऑक्सीकारक होती हैं। अपचायक होती हैं, धातु हमेशा क्या होती हैं, अपचायक होती हैं, और अधातुएं ऑक्सीकारक होती हैं। तो बच्चों ये अंतर है, बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के एग्ज़ाम के हिसाब से, मोस्ट इम्पोर्टेंट है धातु और अधातु में रासायनिक अंतर। कभी कभी इनके भौतिक अंतर आते हैं, लेकिन कभी कभी रासायनिक अंतर भी पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग लर्न करेंगे। श्रेणी धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखने पर जो एक श्रेणी प्राप्त होती है उसको सक्रियता श्रेणी कहते हैं। खास तौर से धातुओं को उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से, उनकी क्रियाशीलता के हिसाब से जब एक क्रम हम बनाते हैं ऊपर से नीचे की ओर, तो उसको हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इस सक्रियता श्रेणी से हमें ये पता चलता है कि कौन सा तत्व कितना अधिक क्रियाशील है और कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील नहीं है। तो सक्रियता श्रेणी जैसा आपको दिख रही है, तो देखिए इसमें पोटेशियम है सबसे पहले जो बहुत अधिक क्रियाशील है, उसके बाद सोडियम की क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर जिंक है, फिर आयरन है, फिर लेड है। तो ये क्या है, ये धातुएं अधिक क्रियाशील हैं, यानी कि इनकी क्रियाशीलता हाइड्रोजन से अधिक है। उसके बाद आता है हाइड्रोजन, जिसकी जो ये तत्व हैं इनसे न्यूनतम क्रियाशीलता है, लेकिन हाइड्रोजन से नीचे भी क्रियाशीलता में कुछ विशेष जो तत्व आते हैं वो हैं जैसे कॉपर, Hg यानी कि मरकरी, Ag यानी कि सिल्वर और Au यानी कि गोल्ड। तो ये इनकी क्रियाशीलता का क्रम है। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ये ऐसी धातुएं हैं जो रिएक्टिव नहीं होती, यानी कि ऐसी धातु जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। कभी प्रश्न आता है आप लोगों के यहाँ, प्रकृति में पाई जा मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुओं के नाम लिखिए। तो Ag है, Au है, इनकी क्रियाशीलता भी कम होती है। जो तत्व मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं उनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है। तो Ag और Au ऐसे तत्व हैं जिनकी क्रियाशीलता सबसे कम होती है। सोना चांदी, सोना जितना भी पहले का हो कभी संक्षारित नहीं होता, उसका कारण यही है, कितना ही पुराना हो, चांदी हो पुराना, वो आसानी से संक्षारित नहीं होते और वर्षों तक वो टिके रहते हैं। तो बच्चों ये तो एक लंबी श्रेणी है, इसको याद करने के लिए मैं आपके लिए एक ट्रिक लाया हूँ। उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप इन तत्वों को याद कर सकते हैं, जो कि सक्रियता श्रेणी आपको छोटी जगहों पर भी अपने क्लास के अकॉर्डिंग, बड़ी क्लास के हिसाब से, और जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठेंगे तो वहाँ भी कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को इसको जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, इस ट्रिक के हिसाब से अगर आप इसको याद करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। इसकी ट्रिक है आपके लिए के सबसे पहले पोटेशियम आता है, के यानी कि इसको कहेंगे कल, Na ना, Ca कहना, ठीक है, मागो, Mg, Al एल्यूमिनियम, Zn जौ आज, फिर Fe आयरन, फिर Pb यानी कि लेड होता है, पब्लिक, यहाँ पर H सेंटर में आ गया है तो वो हो गया है, फिर Cu कॉपर यानी कि कुछ, Hg होगा, Ag आगे और Au और। तो बहुत आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं, 4-5 बार इसको दोहराएंगे तो आपको याद हो जाएंगे। बस आपको जो ये फॉर्मूले हैं ये याद रहने चाहिए।
और इनके नाम याद रहने चाहिए, तो सबको याद होने चाहिए 10th क्लास तक। तो कल ना कहना, मांगो आज, फिर पब्लिक है, कुछ होगा आगे, और अगर इसको 3-4 बार आप दोहराएंगे तो ये आपको पूरी श्रेणी याद हो जाएगी। ठीक है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी और यहाँ पर सिल्वर और गोल्ड। तो इसको आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। इसको आप बार बार रिपीट करेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएगा आपको। और फिर आपको जो सक्रियता श्रेणी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देने में आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि जो सक्रियता श्रेणी होती है उसमें हाइड्रोजन से नीचे आने वाले तत्वों के नाम क्रम से बताइए, या हाइड्रोजन से ऊपर आने वाले तत्वों के नाम बताइए, तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाला तत्व का नाम बताइए और सबसे नीचे आने वाले तत्व का नाम बताइए। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आप लोग लर्न करेंगे इस ट्रिक के हिसाब से और आपको आसानी से याद हो जाएगा। आज के लिए थैंक यू।